Ram Ram ji, welcome to Legal Lens. In this video, we will discuss a landmark judgment wherein we will first talk about facts of a case, issue involved in the case, arguments from both the sides, and lastly, decision with reason. This video will be useful for the students preparing for judiciary as well as CLAT, and also for advocates preparing for AOR examination. So please do like, share, and subscribe my channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, साइटेशन 2014 टू SSC 1 बेंच 5 जजेस बेंच थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्यों अब 5 जजेस बेंच इसलिए होंगे कि बहुत सारे जजमेंट्स होंगे जिसमें 2 जजेस बेंच होंगे, 3 जजेस बेंच होंगे, जहाँ ओपिनियन कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होंगे, इसलिए 5 जजेस बेंच को रेफ़र किया जाता है कि सो दैट एक यूनिफॉर्म डिसीजन आए। तो इसीलिए 5 जजेस बेंच को रेफ़र किया जाता है, जिसमें कि चीफ जस्टिस P सदाशिवम, जस्टिस डॉक्टर BS चौहान, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजन गोगोई एंड जस्टिस S A बोबड़े। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी प्रेजेंट जो नया लॉ आया है BNSS में, ये जो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, बहुत सारे जजमेंट्स हैं पहले के, उनको इंक्लूड करके भी लॉ बनाया गया है। अभी जो नए कानून BNSS में सब कुछ को इंक्लूड कर दिया गया है। तो बट इसमें जो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था वो अर्लियर 154 CRPC में भी वो इंटरप्रिटेशन था, क्योंकि देयर वाज अ यूज़ ऑफ वर्ड शैल। ठीक है, तो कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स थे पहले डिफरेंट हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट्स के, जो डबल बेंच के होंगे या 3 जजेस बेंच के होंगे। तो इसीलिए एक 5 जजेस बेंच को रेफ़र किया गया ताकि एक यूनिफॉर्म लॉ आए, तो उस पर कोर्ट ने रेफ़र किया। तो जनरली ये ऑन द बेसिस दिस कंप्लीट केस इज बेस्ड ऑन इशू विथ रेस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये है कि ललिता कुमारी फादर एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, क्योंकि उनकी बेटी को किडनैप हो गई थी। शी वॉज अ माइनर and the police official were not registering an FIR or neither they were taking any legal action। ठीक है, तो इस केस में तो ही अप्रोच टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। और इसमें जनरली जो क्वेश्चन है, वाइडर लीगल क्वेश्चन ये है कि इज़ इट मैंडेटरी फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन FIR अपॉन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC। और भी इशूज़ हैं पर बेसिकली ये सबसे मैंडेटरी है। तो ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑन दिस इशू 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वॉज कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, तो हम फिर अब इश्यूज़ इन्वॉल्व इस केस में मैंने बताया था कि और भी इशूज़ हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि मैंडेटरी ऑफ FIR, whether registration of an FIR is mandatory under section 154 CRPC in the information disclosed a cognizable offense, whether the police can conduct a preliminary inquiry before registration an FIR। दूसरा इशू, तीसरा इशू, what are the safeguards against the misuse of FIR registration and arrest power। 3 issues हैं। तो argument from on behalf of ललिता कुमारी फादर, तो पिटिशनर की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स था, वो पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि जो सेक्शन 154 क्लॉज 1 है, 154 क्लॉज 1 है, सब क्लॉज 1 है, वो वर्ड यूज़ करता है सैल। तो यूजेस द वर्ड सैल विच मेक्स मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन FIR in those cases where the cognizable offense is made out or it is discloses। तो अगर पर्टिकुलर कंप्लेंट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है तो सेक्शन 154 के अंदर वर्ड सैल है, इसीलिए आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना, FIR रजिस्टर करना। तो पिटिशनर के साइड से ये है। फिर पिटिशनर ने बोला कि अगर FIR रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है, तो आप इनको टाइम मिल जाता है, जो एक्यूज है उनको एविडेंस टैम्पर करने के लिए, फैक्ट्स को सप्रेस करने के लिए। और इनजस्टिस ऑब्वियस, अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलेगा, अगर फैक्ट्स को सप्रेस कर दिया जाएगा तो इनजस्टिस विक्टिम को होगा, क्योंकि एविडेंस आप कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस है कि आप कन्विक्शन नहीं होगा एक्यूज का, तो क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना है और आप प्रूव नहीं कर पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला कि पुलिस का जो डिस्क्रिशन है, पुलिस डिस्क्रिशन
ऑन द बेसिस ही विल डिसाइड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द कंप्लेंट, ठीक है। इट विल लीड टू आर्बिट्रेरीनेस एंड मिसयूज। अब सबको पता है कि पुलिस ऑफिसर पास जाते हैं, आप कंप्लेंट लेके जाते हैं, कोई भी ऑफेंस हो कॉग्निजेबल है, पुलिस वाले करते ही हैं कि उनके बेसिस पे कि करें, क्योंकि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ हर देयर वर्क विल इंक्रीज बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर अ चार्ज शीट, दे हैव टू इन्वेस्टिगेशन, दे विल प्रिपेयर चार्ज शीट, दे विल अरेस्ट। तो इनका और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि कितना एफआईआर रजिस्टर हुआ नहीं हुआ। अगर ज़्यादा हुआ तो कंसर्न एसएचओ को जवाबदेही होता है एरिया वाले। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है उनको, इसीलिए जनरली वो ट्राई करते हैं कि वो रजिस्टर ना करें एफआईआर। अब चौथा पॉइंट है कि द रूल ऑफ लॉ डिमांड्स कि लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के पास उनके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन फंडामेंटल मैटर्स, ठीक है। रूल ऑफ लॉ यही कहता है। इट वॉज हिज सबमिशन टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ व्हाट द रेस्पोंडेंट इज सेइंग, रेस्पोंडेंट दैट इज स्टेट एंड अदर्स। तो उन्होंने बोला कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन एफआईआर नहीं होना चाहिए और कि पुलिस के पास सम डिस्क्रिशन होना चाहिए ऑन द बेसिस कि आप उनके डिस्क्रिशन पे वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करके वो जो कंप्लेंट का फैक्ट्स है उसको वो वेरीफाई करें कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ही और शी विल कंडक्ट ए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी स्पेशली इन मेटरमल केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस, कमर्शियल डिस्प्यूट एंड करप्शन, ठीक है। तो ऑल्दो इस पार्ट को कोर्ट रिकग्नाइज करेगा जजमेंट के अंदर कि हाँ होना चाहिए। फिर मैंडेटरी, फिर दूसरा इनका सबमिशन पॉइंट था कि अगर एफआईआर रजिस्ट्रेशन है, अगर मैंडेटरी हम कर दिया जाए या ये प्रैक्टिस ही हो जाए कि अगर कोई बंदा कंप्लेंट लेके जाता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और कंप्लेंट हो जाता है फॉल्स केसेस, तो इट विल लीड टू राइज ऑफ फॉल्स केसेस, ठीक है, हैरेसमेंट ऑफ इनोसेंट पीपल, क्योंकि अगर बंदा पर एफआईआर हुआ, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ हो रही है, जैसे आपने कंप्लेंट दिया, पुलिस वाले किसी को बुलाते हैं, तो पुलिस वाले बुलाते हैं तो उस समय भी क्या होता है ना कि पार्टीज दे कॉम्प्रोमाइज़ और वो उसी समय सेटल हो जाता है मैटर। तो ऑब्वियस है कि कोर्ट पे भी बर्डन कम होता है, ठीक है, बट नॉट इन केसेस लाइक दिस इन विच एलिगेशन ऑफ किडनैपिंग इज इन्वॉल्व। तो हैरेसमेंट ऑफ इनोसेंट पर्सन होता है, ओवर बर्डनिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अगर फॉल्स ज़्यादा अगर मैंडेटरी कर दे, एफआईआर रजिस्टर करता है, फॉल्स केसेस ज़्यादा होंगे, इनोसेंट पीपल को हैरेसमेंट ज़्यादा होगा, ओवर बर्डन हो जाएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट दिस वाज अ सबमिशन। फिर एक उनका ये भी सजेशन था कि एक पुलिस वालों को एक ऑटोनॉमी मिलना चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश करे कि जेन्युइन और फ्रिवलेस कंप्लेंट क्या है। तो तीसरा इनका सबमिशन था कोर्ट पे। की ऑब्जर्वेशन बाय द कोर्ट क्या है, कोर्ट ने पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 154 किया। कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ यूज ऑफ वर्ड शैल इन सेक्शन 154 क्लॉज 1 इंडिकेट्स नो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन पुलिस ऑफिसर, और उस केस में एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड इफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट। कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि व्हाट शैल है, देयर इज नो एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन कि आप डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कीजिए। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट है तो आप एफआईआर करना मैंडेटरी है, ठीक है। और सेक्शन, और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो सेक्शन 154 है, क्योंकि हम ऑब्वियस है जो प्रोविज़न है, कानून से बड़ा कुछ नहीं होता, तो अगर कानून ये कहता है कि सेल तो मतलब सेल आपको करना है तो करना है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। और कोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन डज नॉट रिक्वायर सेटिस्फैक्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी, ट्रूथ और रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन अंडर 156 एंड 157 सीआरपीसी, ठीक है। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन एफआईआर क्यों इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने ये बोला कि 156 157 में यही है कि आप इन्वेस्टिगेशन से करने से पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा एफआईआर, ठीक है। और कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज ओनली परमिटेड इन लिमिटेड कैटेगरीज। कोर्ट ने बोला, जैसे मैंने आपको बताया, इनके सबमिशन को कोर्ट ने कंसीडर किया कि मैट्रिमोनियल केसेस, कमर्शियल केसेस में, तो यहाँ कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन देती है कि एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज ओनली परमिटेड इन लिमिटेड केस कैटेगरीज एंड इवन देन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 7 days। आपको 7 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना ही करना है। फिर कोर्ट ने बताया कि क्या क्या किस किस सर्कमस्टांसेस में आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो द कोर्ट परमिटेड प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज ओनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस: मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, फैमिली इश्यूज, कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, करप्शन केसेस, केसेस विद एबनॉर्मल डिले इन इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। बहुत बार होता है कि लोगों ने केस कर दिया, अब 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने,
3 साल, 4 साल, 5 साल इतने दिन रुकते हैं। अच्छा, पॉस्कोज वगैरह मैटर में या रेप वाले मैटर में रुकते क्लाइंट्स रुकती हैं कि मतलब 6 महीना, 5 महीना, या रिलेटिव ने रेप किया है, क्योंकि जनरल केसेस में, ज़्यादातर रेप केसेस में रिलेटिव्स ही होते हैं एक्यूज। तो उस केसेस में क्योंकि उसको कोर्ट समझता है कि नहीं इस केसेस में हो सकता है, क्योंकि वो जो विक्टिम होती है तो वो डरती है, क्योंकि रिलेटिव होते हैं, मामा होते हैं, मौसा होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उस केसेस में कोर्ट समझता है, कोर्ट कंसिडर कि नहीं इन सब केसेस में हो सकता है कि लड़की डर गई है, तो कोर्ट इसको कंसिडर करता है और एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। बट बहुत सारे केसेस है, चोरी वोरी, ये सब केसेस में कोर्ट कहती है कि अगर एबनॉर्मल डिले है तो उस केस में थोड़ा 7 दिन का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए, 7 दिन के अंदर। ये नहीं कि आप 1 साल से आप किसी ने कंप्लेंट किया, आप 6 महीने से 3 महीने से आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें, नहीं, 7 डेज़ लिमिट है। 7 डेज़ के अंदर आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके, और उसको भी आप जनरल डायरी के अंदर रिकॉर्ड कीजिए कि आपने किया क्या है, आपने डिटेल्स क्या क्या जुटाया, इंक्वायरी कैसे किया, कहाँ गए, किससे पता किया, सब कुछ आपको रिकॉर्ड की जनरल डायरी में करना पड़ता है। ठीक है, तो अब नॉर्मल डिलेज में आपको इन केसेस में आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप कर सकते हैं 7 डेज़ के अंदर। सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, कोर्ट ने ये बोला कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट ने बोला कि जो अरनेश कुमार का गाइडलाइंस है, अरनेश कुमार से स्टेट हो गया, उसको आपको फॉलो करना है। पुलिस मस्ट असेस टू द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, अगर आपको लगे कि नहीं अरेस्ट जरूरी है तो आप बताइएगा, रीज़न अरेस्ट होना चाहिए, आप रीज़न दीजिएगा क्यों आप अरेस्ट करना चाहते हैं। फिर एक्यूज पर्सन के पास एक राइट भी होता है एंटिसिपेटरी बेल का। फिर पुलिस कैन क्लोज द केस इन्वेस्टिगेशन रिवील्स नो ग्राउंड्स। ठीक है, तो ये सब है कि अगर आप मतलब कोर्ट ने साफ बोल दिया कि अरे कोई जरूरी, क्यों उन्होंने बोला कि इससे हैरेसमेंट होगा इनोसेंट पीपल को, तो कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है कि एफआईआर मतलब कि आप किसी को अरेस्ट ही कर लीजिए, आप गाइडलाइंस फॉलो कीजिए अरनेश कुमार का, स्टेट ऑफ बिहार का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने दिल्ली में देखा है कि लोग ज्वाइन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो कोर्ट उस केस में जो पुलिस वाले होते हैं या कोर्ट भी देखती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लिया, अब तो 7 ईयर्स वाले में तो आपको आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, बट फिर भी और भी ऑफेंसेस में अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो कोर्ट भी इसको देखती है कि आपने नोटिस मिलते ही अपने इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो कोर्ट इज समवेयर इट इज़ लिबरल एंड बेसिकली अरेस्ट इज़ लाइक, जैसे कि एक सेइंग भी है कि बेल इज़ ए रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो ये भी है। जजमेंट रीजनिंग क्या, फाइनल जजमेंट इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमसली हेल्ड किया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। 154 क्या है, इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। की रीज़न क्या है, इंश्योर्स एक्सेस टू जस्टिस एंड प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन। रीज़न क्या है, प्रिवेंट पुलिस इनएक्शन, बायस एंड मिसयूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेंथन्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये रीज़न कोर्ट ने बताया। बैलेंस ऑफ राइट्स ऑफ विक्टिम एंड सेफगार्ड्स एक्यूज फ्रॉम आर्बिट्री एक्शन। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट क्या है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि अब आफ्टर दिस जजमेंट नाउ पुलिस ऑफिसर्स आर टेकिंग इट सीरियसली एंड दे आर रजिस्टरिंग एफआईआर व्हेन द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट। द judgment become a cornerstone ensuring mandatory police action. It led to the institutional reform in many police departments across India, और इंक्रीज जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑन पुलिस इन एक्शन एंड अपहेल्ड विक्टिम्स राइट। ठीक है, तो कंक्लूजन आप देख लीजिए, दलिता का जज लैंडमार्क रूलिंग ऑन एफआईआर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली लैंडमार्क रूलिंग है एफआईआर पे। तो थैंक यू, और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, so that I can be motivated and I can come with more and more videos relating to landmark judgments, and this particular judgment will help for all the students who are preparing for judicial service examination, क्योंकि 154 के landmark judgment है, as well as CLAT students, CLAT aspirants, because this cases they do ask in judgments area, and the most important is for the advocates who are preparing for AOR examination, because it is one of the case which is given in your syllabus under list of leading cases. ठीक है, so please like and subscribe my channel and I'll come with more and more videos. एंड मैंने इस पर्टिकुलर जजमेंट को बहुत ब्रीफ बनाया ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही इंपॉर्टेंट और बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन, कोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन क्या है, जजमेंट क्या है, रीज़न क्या है। तो देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो व्हाट यूज़ ऑफ व्हाट शैल इन 154। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।